राजस्थान की एकमात्र विधानसभा जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं और यह उपचुनाव के परिणाम अब आ चुके हैं। यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय था। नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोक कर इस पूरे अंता विधानसभा के चुनाव को न सिर्फ रोचक बना दिया बल्कि चर्चा का विषय भी बना दिया और साथ में कई बड़े दिग्गज नेताओं की साख का सवाल भी यह चुनाव बन गया, क्योंकि यहाँ पर भाजपा की ओर से मोहरपाल सुमन थे, वहीं कांग्रेस की ओर से इस सीट पर पांचवी बार प्रमोद जैन भाया, जो कि 2 बार यहाँ से चुनाव भी जीत चुके हैं और कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं नरेश मीणा यहाँ से टिकट मांग रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ताल ठोक दी। हालांकि वे भी पुराने खिलाड़ी है, क्योंकि वे भी पहले 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2023 में छाबड़ा विधानसभा से, वहीं 2000 अभी उपचुनाव में देवली उनियारा विधानसभा सीट से। माना जा रहा था जिस तरह से चुनाव है तीनों कैंडिडेट टक्कर में थे, जातीय समीकरण में भी ऐसा ही माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं सभी को चौंका दिया है। प्रमोद जैन भाया ने फिर से तीसरी बार यहाँ पर विधायक बन चुके हैं और जीत हासिल की है। अब देखना होगा कि इस पूरे परिणाम से किसकी साख दांव पे लगती है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रंजन दवे। उनसे बात करते हैं किस तरह से देखते हैं पहले तो परिणाम को, क्योंकि काफी रोचक था। और जी सुमित जी, यह चुनाव बड़ा रोचक रहा। रोचक इसलिए रहा, जैसा आपने अपने संबोधन में कहा कि कई लोगों की साख इस पे जुड़ी थी। तो वो जो कई लोग थे, एक बार उनका नाम अगर मैं बताऊं आपको, तो जिसमें अशोक गहलोत प्रमुखता से लिया जा सकता है, गोविंद डोटासरा था, और हनुमान बेनीवाल ऐसा नाम था जिसने नरेश मीणा को एक बहुत जबरदस्त हाइट दी। वास्तव में बहुत जबरदस्त हाइट हनुमान बेनीवाल की सभा से हुई। हेलीकॉप्टर से आना, सभा को संबोधित करना और हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम। हालांकि आयतित भीड़ के आरोप भी लगे, क्योंकि जो मतदाता थे वो इस संख्या में है नहीं। मतदाता तो तकरीबन 2 लाख, 2.25 लाख के आसपास मतदाता हैं और 80% के आसपास वोटिंग हुई है। उसके अलावा भाजपा की अगर बात करें, जिसकी सरकार राजस्थान में है, वो सबसे बड़ी मुख्य बात है। सबसे बड़ी बात जो रोचकता का पैमाना अगर जिस पर तय किया जा सकता है कि जिसकी सरकार है, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, दोनों एक साथ एक वाहन पर, दोनों हाथ हिलाते हुए, और जो टिकट दिया गया, टिकट देते समय किसकी चली, कौन वो शख्स हैं जिनकी चलने के कारण, जो मोहरपाल सुमन जिनका आप उल्लेख कर रहे थे, भाजपा से प्रत्याशी, उनको टिकट मिला और उसके बाद में पहली बार चुनाव लड़े। प्रमोद जैन भाया जैसे व्यक्तित्व के सामने चुनाव लड़े। कई आरोप प्रमोद जैन भाया पे लगे हैं और उसके बाद भी वो खड़े हैं, मैदान में अड़े हैं और जीत के हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो रोचकता की बात करें तो वो निश्चित तौर पर नरेश मीणा ने इस पूरे मुकाबले को रोचक बना दिया था। लोगों ने अपनी साख से जोड़ लिया था। एक और भाजपा जहां ये मान के चल रही थी कि उनकी जीत तय है, मैंडेट कुछ इस तरीके से आता रहा है राजस्थान में कि जिसकी सरकार होती है उसकी अगर उपचुनाव होता है तो वो दल जीतता है। लेकिन यहाँ ये उलट हो गया। तो अब सवाल कई सारे खड़े होने वाले हैं। वसुंधरा राजे पे सवाल खड़े होने वाले होंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पे सवाल लोग खड़ा करने वाले हैं। उसके अलावा एक कांग्रेस धड़े की बात करें तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा। बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को बिहार की थी और बिहार पे परिणाम कुछ सकारात्मक कांग्रेस के लिए तो नहीं रहे। जी तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, लबोलबाब रूप से अगर कॉन्क्लूजन निकाला जाए इस पूरे अंतर चुनाव का, तो सरकार कहीं ना कहीं पीछे आई है। निर्दलीय ने ताल जरूर ठोकी, लेकिन अब लोग इस बात की भी चर्चा करेंगे कि किसके लिए क्या कुछ समीकरण बैठे हैं, क्योंकि नरेश मीणा के चुनाव लड़ने से निश्चित तौर पर अब लोगों की जुबान पर यह भी है कि कांग्रेस को इसका फायदा हो गया। हालांकि नरेश मीणा पर थप्पी अशोक गहलोत की भी रही है, हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। अशोक गहलोत ने अप्रिशिएट किया था, मिला, मैसेज हुए थे, उसके बाद में एक नया जोश का संचार हुआ। और इस चुनाव में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सभी निर्दलीय पक्ष या जो आप पार्टी का समर्थन मिला, आरएलपी का समर्थन मिला, तो निर्दलीय को जिताने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन परिणाम जो है लोग उसको देखते हैं और परिणाम प्रमोद जैन भाया है।
देखिए आपने क्योंकि डेटा सबके सामने है, कौन कितने से जीता स्पष्ट जो है शाम तक हो ही जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रमोद जैन भाया जो है जीत रहे हैं, लेकिन क्या आप क्या कारण मानते हैं कि नरेश मीणा जो है इतना चर्चा होने के बाद में, इतने उनके वीडियो वायरल होने के बाद में भी क्या सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीता जाता? ये सीधा सीधा संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमने हमारा जो पहले रिले किया था उसमें भी हमने कहा था कि नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका सोशल मीडिया पे बड़ा इन्फ्लुएंस है, यानी कि लोग इनको सुनते हैं, इनकी रीच है। अब सुनने की वजह यह है कि मैं आनंद के लिए सुन रहा हूँ, मेरे पास कोई और काम नहीं है इसलिए सुन रहा हूँ, मैं टाइम पास के लिए सुन रहा हूँ, या मैं अपनी विचारधारा के कारण सुन रहा हूँ। ये बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जब आदमी मतदान करने जाता है तब इस बात को मायने नहीं रहती। मायने ये रहता है कि कैंडिडेट कौन है, हमारा भला कौन कर सकता है, किससे मेरी सीधी अप्रोच है, कौन मेरे काम आने वाला है, किसकी दर पर मेरे जाने पर काम हो जाएगा, ये सब बातें भी है। निश्चित तौर पर जातिवाद एक बड़ा फैक्टर है। जातिवाद के अनुसार अगर बात करें तो कांग्रेस एक कदम आगे नजर आ रही थी। क्यों कि कांग्रेस के जो परंपरागत वोट बैंक अगर देखा जाए, जिसमें दलित वर्ग एक बहुत बड़ा स्थान रखता है, और उसके साथ में मुस्लिम वर्ग जिसको एक परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, बापोती भी कहूं तो कोई गरज नहीं होगी, कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से वोट बैंक को लेकर के बात की जाती है तो कांग्रेस इस मामले में एक कदम आगे थी। लेकिन जो मतदान हुआ, मतदान जब ज्यादा होता है राजस्थान में तो कहा यह जाता है कि भाजपा के पक्ष में हुआ होगा, लेकिन यहाँ ये भी उलट है। हालांकि पिछली बारी जो मूल जो चुनाव हुए थे उससे 1% के आसपास कम था, लेकिन 1% कोई इतना बड़ा मायने वाली बात नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जब जातिगत समीकरण की बात करेंगे तो मीणा कैंडिडेट खड़ा था, लेकिन जो दूसरे जाति वर्ग के वोट है वो कांग्रेस को मिले। क्योंकि परंपरागत वोट की बात की, पहले तो मैं आंकड़ा गिना देता हूं कि कौन यहाँ पर जो है, थोड़ा आपको मालूम चले कितने मतदाता थे। देखिए 2.25 लाख के आसपास मतदाता थे। महिला मतदाता और पुरुष मतदाता में करीब 5,000 वोटों का ही जो है फर्क है। और इस सीट पर देखिए सबसे ज्यादा जो है माली सैनी समाज के वोट है, इसके बाद में मीणा समाज के, ST SC समाज के हैं, इसके बाद में बाकी जाति आती है। लेकिन मेरा ये सवाल है, क्योंकि भाजपा के कैंडिडेट माली सैनी समाज के थे और इसलिए उन्हें मजबूत माना जा रहा था कि इन्हें, लेकिन कुछ उलट ही दिखाई दिया और सब कुछ, क्या अशोक गहलोत ने जादू चला दिया और मोरपाल सुमन वोट नहीं बटोर पाए? देखिए अशोक गहलोत भी उसी समाज से आते हैं जिससे मोरपाल सुमन है। दूसरी बात, प्रमोद जैन भाया अगर चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा आपने अपने संबोधन में कहा कि 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार के आसपास वो जीते हैं, तो एक ये भी बड़ा अनुभव है। लोगों को व्यक्तिगत तौर पर क्या स्थितियां रहती है, उसके अलावा सरकार के जो 2 साल के कामकाज है उनकी भी समीक्षा लोगों ने करी होगी। हालांकि यह इसकी संभावना नगण्य मात्र रहती है। माना यह जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसका विधायक चुना जाता है, तो एक व्यवस्था ऐसी रहती है कि भाई सरकार में रहेंगे तो क्षेत्र का विकास से जुड़े काम होंगे, लोगों के काम होंगे। एक बयान आया था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कि हो सकता है मोरपाल सुमन भी विधायक से मंत्री बन जाएं। तो एक तरह का प्रलोभन इसे मान सकते हैं, लोगों का माइंड सेटअप डाइवर्ट करने के लिए, जो परंपरागत वोट है उसमें सेंधमारी करने के लिए कि अगर यहाँ से निकल के आते हैं तो यहाँ का प्रतिनिधित्व तो मिल सकता है। लेकिन इस संभावना को भी पब्लिक ने खारिज कर दिया। तो यानी ये बात तो बिल्कुल तौर पर समझी जा सकती है कि राजस्थान की राजनीति में जातिवाद तो हावी है ही है। जातिवाद के साथ साथ व्यक्ति की जो मानसा है, मानसिकता है, ये दोनों चीजें उनको समझ पाना, उनको भांप पाना, क्योंकि इससे पहले जो आकलन हो रहे थे उसमें ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, नरेश मीणा दूसरे स्थान पर रहने वाले हैं और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रहेगी। ऐसे पब्लिकली ओपिनियन आए हैं, कई जगह देखने को मिले हैं, कई जगह सुनने को मिले हैं। परिणाम उलट कहे जा रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम पूरी तरीके से उलट आए हैं, जो कि कई जगह चर्चा और इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग है इस पूरे में जो आया, जब नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, नामांकन भरा, तो माना गया कि कांग्रेस के कैंडिडेट के वो वोट काटेंगे क्योंकि मीणा समाज से वो आते हैं और मीणा समाज के परंपरागत वोट जो है
कांग्रेस के माने जाते हैं। और यहाँ तक कि जब रैली की गई, अशोक गहलोत ने मंच से यह कह दिया कि पहले भी हमारे वोट काटे, फिर वोट काटने के लिए खड़ा हो गया। इसको इतना समझाया था, मेरे से बात भी हुई थी, मैंने जब समझाया तो समझ के गया भी था, लेकिन फिर नामांकन भर दिया। देखिए, तो अब इसका बेहतर जवाब, किसके वोट कटे ये? इसका बेहतर जवाब तो सुमित जी भाजपा दे सकती है। इसका बेहतर जवाब तो भाजपा दे सकती है। भाजपा की ओर से भी ये बयान गाय बगाए सामने आ ही जाएगा। आप ही उसको चर्चा में लाएंगे कि ये तो वो खड़ा ही भाजपा को हराने के लिए हुआ था। ये बयान भी अब थोड़े समय में, क्योंकि राजनीति है, जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, जो दिखता है वैसा होता बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लान बी का आरोप तो नरेश मीणा लेने के लिए तैयार रहे। पहले कांग्रेस की ओर से था, अब बीजेपी की ओर से लग जाए। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से सरकार 2 साल सरकार के विकास के बड़े बड़े दावे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, अर्थव्यवस्था के जो बड़े बड़े आंकड़े, बड़े बड़े दिग्गजों की वहां सभाएं, रैलियां, और वो हनुमान बेनीवाल की सभा के बाद में वापस कांग्रेस की भी रैली, और इधर है जो वसुंधरा राजे का वहां मैदान में डटे रहना, भजन लाल जी शर्मा खुद वहां मौजूद, पूरी सरकार वहां, और उसके बाद भी नतीजा कांग्रेस के साथ। जिस तरह से एक विधानसभा पे उपचुनाव था और मेवाड़ और मारवाड़ से मंत्री गायब ही हो जाते हैं और पूरे के पूरे हाड़ौती में चले जाते हैं, और हर कोई मंत्री, ऐसा कोई मंत्री नहीं रहा जिसने प्रचार नहीं किया, जिसने रैली नहीं निकाली, जो बूथ पर नहीं गया, लेकिन परिणाम उलट। तो क्या सत्ता विरोधी लहर? सत्ता विरोधी लहर तो नहीं कहा जा सकता इसे, क्योंकि सत्ता विरोध मतलब आप देखिए कि जो अभी तक के जो डाटा मेरे पास जो उपलब्ध है उसके अनुसार नरेश मीणा और बीजेपी के कैंडिडेट्स में वोटिंग में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1000, 1500, 2000 से ऊपर नीचे चल रहे हैं, और एक तरफ भाया की जो है वो लीड बरकरार है। तो निश्चित तौर पर मैं इसे वोट की सेंधमारी जरूर कह सकता हूँ। वोट की सेंधमारी इस तरीके से कि कई ऐसे वोट होते हैं जिनका पता नहीं चलता कि वो किसे वोट देंगे, और वो बेसिकली निर्णायक मतों के रूप में उनको देखा जा सकता है, या जिनको डाउट्स मत जिसको कहा जा सकता है, डाउट्स वोट जिन पे कहा सकता है कि इस पर संशय है कि इसने किस व्यक्ति को वोट दिया होगा, वो ऐसे वोट है। लेकिन उनकी संख्या अगर हम प्रमोद जैन भाया के मतों को देखते हैं तो कहीं ज्यादा नजर आती है। तो ये एक अपने आप में बड़ा चर्चा का विषय है, और इस पर गहन मंथन करना चाहिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को कि क्या वजह रही होगी। चुनाव हो जाते हैं, बयान दे देते हैं, हालांकि सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। सरकार बहुमत में है और बहुमत में रहेगी, लेकिन व्यक्ति की साख पर जरूर असर पड़ रहा है। ये चर्चा इसीलिए हो रही है कि कितने लोग वहां जुटे, लोगों ने बड़े बड़े दावे किए, व्यक्ति ने अपने अपने नजरिए से चुनाव को देखने का कोशिश करी, लोगों ने अपने अपने नजरिए से चुनाव का आकलन किया, और उसके बाद जो नतीजा आया है वो बिल्कुल ही चौंकाने वाला है। आपने साख की बात कर दी, अब तो साख दाव पे लगी थी भाजपा के, फिर कांग्रेस तो जीत गई, उनके साख तो बची रह गई, मजबूत हुई है। तो अब बीजेपी की बात करनी पड़ेगी, जिनकी साख दाव पे लगी थी, जिसकी साख खराब हुई इसमें। जी, आपने कहा मारवाड़ और मेवाड़, तो बिल्कुल हम मारवाड़ के हैं। तो मारवाड़ में हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं जोगाराम जी, वो तो वहाँ मोर्चा संभाले हुए थे, और जोधपुर में तो दिखने बंद हो गए थे। वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मोर्चा संभाला था, लगातार प्रचार में थे। मैनेजमेंट जिसे कहा जाए, चुनावी मैनेजमेंट उनका रहा था। उसके अलावा करीब करीब सभी लोग यहाँ से जो गए थे, उन्होंने वहाँ रैलियां की है, जनसभाएं की है। भजन लाल जी और वसुंधरा जी एक गाड़ी में दिखाई दिए, गांव जाकर के उन्होंने है जो लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है, सरकार की योजनाएं बताई है, मोदी जी का नाम लिया है। उसके बाद भी है जो जीत जाती है कांग्रेस। तो यह, हालांकि बिहार चुनाव अलग पैटर्न पे था, ये उपचुनाव अलग पैटर्न पे है, तो दोनों ही अलग अलग चुनाव थे। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर अशोक गहलोत की जादूगिरी कहा जा सकता है, क्योंकि इस चुनाव में तो प्रमोद जैन भाई को तो उन्हीं का कैंडिडेट बताया जा रहा था, उन्हीं से जोड़ के देखा जा रहा था। तो निश्चित तौर पर इस बात पर तो लोगों को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि अशोक गहलोत अभी राजनीति में बरकरार है। देखिए, अशोक गहलोत की तो खैर बात है ही है, लेकिन एक बड़ी बात है क्योंकि प्रमोद जैन भाई 5वीं बार इस चुनाव में है, और जब भी जीते हैं तो 30,000 के आसपास। एक बार 2008 में 29,000 वोटों से जीते, फिर 2018 में जीते तो 34,000 वोटों से जीते, लेकिन जब भी हारे या तो 3,000 से या फिर 5800 वोटों से हारे। इस बार हवा जिस तरह से फैला और नरेश मीणा ने जिस तरह से उनके लिए एक नारा तय किया कि भाया रे भाया खूब खाया,
और ऐसा लग रहा था, ये ऐसे नारा ये इस तरह से वायरल हो रहा था। तो अब ये नारा ये हो जाएगा कि जनता के मन को फिर भाया, एक बार फिर आया प्रमोद जैन भाया। ये नारा जरूर प्रमोद जैन भाया को इस्तेमाल करना चाहिए जी। और कांग्रेस के नेताओं को। हाँ। तो बड़ी बात है कि प्रमोद जैन भाया यहाँ से जीत गए, लेकिन अब जब मोरपाल सुमन की हार हो चुकी है, हालांकि मोरपाल सुमन नहीं, यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही थी, सभी ने यही कहा। जी। तो अब क्या राजनीतिक समीकरण चेंज होंगे राजस्थान में? देखिए, ये तो भविष्य पर निर्भर करेगा कि सरकार क्या देखती है। राजनीतिक समीकरण चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, वसुंधरा राजे की साख थी। नरेश मीणा के बयान है कि ओम बिरला चुनाव लड़ रहे हैं, प्रहलाद गुंजल और ऐसे कई नाम जो इन चुनाव में परोक्ष रूप से नजर आने वाले थे। ओम बिरला की बात की आपने, तो नरेश मीणा लगातार अपने इंटरव्यू में ये आरोप लगाते रहे कि ओम बिरला ने जो है प्रमोद जैन भाया को समर्थन किया अंदर का ने। हालांकि ये आरोप है, लेकिन किस तरह से जो है राजनीतिक समीकरण, क्या भाजपा भीतरघात का शिकार हो गई? देखिए, अब भीतरघात का शिकार हुई है, ईवीएम हैक हो गई है और वोट चोरी हो गए हैं। ये सारे अब नतीजा जो है वो पब्लिक के सामने, हमारे और आपके सबके सामने है कि सरकार अब बीजेपी की है, भाजपा की है, लेकिन अंता से कांग्रेस का विधायक है। उपचुनाव में कांग्रेस के विधायक ने बाजी मार ली है नरेश मीणा को और भारतीय जनता पार्टी को पटकने देकर। इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा और इस बात का भी जो राजस्थान के जो मतदाता हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर अंता में हो सकता है तो कहीं और भी हो सकता है, दूसरी जगह भी हो सकता है। विशेष तौर पर जो सत्ताधीन पार्टी है उनको तो इस विषय को बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। यदि आज स्थिति उपचुनाव की होती है, मध्यावधि चुनाव की होती है, तो भाजपा किस स्तर पे है, उनके काम का कितना बोलबाला है, क्या वो जो काम है वोट में तब्दील होते हैं और नहीं होते तो उसकी वजह क्या है, ये सब देखने लायक। लेकिन एक आखिरी सवाल, फिर इसे विराम देंगे। क्या तीसरे मोर्चे की जगह नहीं राजस्थान में? ये बड़ा रोचक सवाल है। तीसरे मोर्चे की जब भी बात होती है तो हम लोग आसपास की जातियों की ओर टटोलते हैं, क्योंकि एक बड़ा समूह चाहिए, एक बड़ा संगठन के रूप में देखने को चाहिए। मास जो कम्युनिटी है उनकी ओर देखने की जरूरत होती है कि, लेकिन राजस्थान की जो भौगोलिक संरचना के साथ साथ जो जातिगत संरचना जिस तरीके से फैली हुई बढ़ी हुई है, उस हिसाब से तो अभी तक कहीं गुंजाइश नजर नहीं आ रही। मैंडेट ने इस पर ठप्पा भी कहीं ना कहीं लगा दिया है। एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। पिछला चुनाव अंता का जहां उपचुनाव हुआ है, कंवरलाल मीणा भाजपा से थे, तो जनता ने इस बार कांग्रेस को लेकर आ गई है। तो निश्चित तौर पर ऐसा अगर रहा तो अगली बारी भाजपा की बारी है। देखिए, बिल्कुल हमने अंता विधानसभा, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो उपचुनाव से पहले शायद अंता विधानसभा का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में पिछले दिनों अंता को लेकर चर्चा हुई और जिस तरह से इसके परिणाम अब सामने आए हैं, अब बड़े रोचक परिणाम है। सभी बातों पर, सभी जो पूरा परिणाम है उस पर विश्लेषण के साथ में हमने बात की, क्यों ऐसे परिणाम रहे और आगे राजस्थान में किस तरह की परिस्थितियां रहने वाली है और अंता विधानसभा का उपचुनाव क्या सिखा गया, सभी पर हमने बात की। ऐसे ही वीडियो के लिए आगे भी देखते रहिए हमारा चैनल।